राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी मोती महल का भाग 2 है। पिछली कहानी में आपने सुना था कि सत्य सुंदर अपने कमरे में सोया हुआ था कि तभी उसे किसी लड़की की पायल की छम छम की आवाज़ आई। सत्य सुंदर उस आवाज़ का पीछा करते हुए मोती महल के अंदर चले गए। किसी पत्थर से टकराने की वजह से सत्य सुंदर बेहोश हो गए और जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका सिर एक लड़की अपनी गोद में लिए बैठी है। सत्य सुंदर ने उस लड़की के बारे में जानना चाहा, तभी उन्हें राम खिलावन की आवाज़ आ गई। कहानी में अब आगे। राम खिलावन की आवाज़ सुनकर वो लड़की बोली, अच्छा अभी मैं जाती हूँ, और इतना कहते ही वो चली गई। राम खिलावन सत्य सुंदर को ढूंढते हुए उसके पास पहुँचा और बोला, बाबूजी यहाँ कैसे आ गए आप? वो तो मुझे भी पता नहीं चला कि मैं यहाँ कैसे आ गया। सत्य सुंदर बोला, कैसे पता नहीं चला आपको? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारे गांव की बदनामी हो जाती। बाबा कैसे पता चला आपको कि मैं यहाँ मिलूँगा? सत्य सुंदर ने पूछा। मुझे सालों हो गए हैं यहाँ रहते, मुझे सब पता है। मैंने सोचा चलूँ डाक बंगले जाकर देखूँ तो सही कोई गड़बड़ तो नहीं है। इधर बसंती भी अकेले ही थी, सो इसलिए चला आया। देखा तो आपका कमरा खुला हुआ है और आप नदारत हैं। बसंती से पूछा तो वो बोली कि हम तो सो रहे थे, हमें कुछ नहीं पता कि बाबूजी कहाँ हैं। राम खिलावन बोला, लेकिन बाबा कमल नैनी नहीं, वो बसंती ही चुड़ैल है। मैंने देखा था उसके पैर के पंजे पीछे की ओर थे। सत्य सुंदर बोला, लेकिन वो कह रही थी जब से वो सोई है तब से जागी ही नहीं, मैंने ही उसे जगाया था। राम खिलावन बोला, तो फिर वो कौन थी घाघरे और ओढ़नी में? सत्य सुंदर बोला, बाबूजी आपके मन का वहम होगा, यहाँ डाक बंगले के आसपास नहीं, मोती महल के पास खतरा है। राम खिलावन बोला, ठीक है बाबा, अब से कभी वहाँ नहीं जाऊँगा। सत्य सुंदर बोला, लेकिन सत्य सुंदर ने पूरी बात राम खिलावन को नहीं बताई कि उसे सफ़ेद लिबास में एक लड़की दिखी थी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर भाग गई। डाक बंगले पर पहुंचकर राम खिलावन ने सत्य सुंदर से कहा, ठीक है बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। आप दरवाज़ा ध्यान से बंद कर लेना और हाँ, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। मैं सुबह आकर आपसे मिलता हूँ। सत्य सुंदर ने कहा, ठीक है बाबा, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। इतना कह सत्य सुंदर ने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन सफ़ेद लिबास वाली लड़की अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। कुछ देर उसके बारे में सोचते सोचते सत्य सुंदर को नींद आ गई। सुबह हुई, करीब 10 बजे राम खिलावन ने आकर सत्य सुंदर के कमरे पर दस्तक दी। सत्य सुंदर ने आंखें मलते मलते कमरे का दरवाज़ा खोला और राम खिलावन से बोला, अरे बाबा आप आ गए, अच्छा किया आपने, आप आ गए जो। मुझे आज वन विभाग के ऑफिस जाना है, मैं जल्दी से तैयार होता हूँ। राम खिलावन बोले, ठीक है बाबूजी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं बसंती को बोलता हूँ आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए बना दे। सत्य सुंदर जब तक तैयार होकर आया, इधर बसंती ने अरहर की तड़के वाली दाल और रोटियां बनाकर तैयार कर दी। राम खिलावन खाना लेकर सत्य सुंदर के पास पहुंचा। सत्य सुंदर ने बड़े मन से खाना खाया और वन विभाग के ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को सत्य सुंदर जब डाक बंगला वापस पहुंचा तो वहां पर दीनू भी पहुंच गया था। सत्य सुंदर ने जब उसे देखा तो पूछा, तुम कौन हो? बाबूजी मैं दीनू हूँ, डाक बंगले का नौकर। दीनू ने कहा, अच्छा दीनू, बसंती को बोलकर एक कप चाय बनवाओ और उसके बाद जल्दी से खाना रेडी करवाओ, बहुत भूख लगी है। इतना कहकर सत्य सुंदर अपने कमरे में मुंह हाथ धोने के लिए चले गए। मुंह हाथ धुलकर सत्य सुंदर ने दीनू को आवाज़ दी, दीनू जल्दी से खाना लेकर आओ। दीनू खाना लेकर आ गया। सत्य सुंदर ने खाना खाया, झूठे बर्तन दीनू को देते हुए कहा, अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। दीनू जाते हुए बोला, बाबूजी दरवाज़ा अंदर से ध्यान से बंद कर लेना। सत्य सुंदर ने कहा, ठीक है, अभी थोड़ी देर में दरवाज़ा बंद कर लूँगा। दीनू वहाँ से चला गया और सत्य सुंदर पूरे दिन का थका हुआ था, सो आलस्य कर गया और सो गया। रात के करीब 1 बजे दरवाज़ा खुला और कमरे में कोई दाखिल हुआ। कमरे की बत्ती बंद थी और कमरे में अंधेरा था, बस बाहर से थोड़ी रोशनी खिड़की से आ रही थी। वो साया सत्य सुंदर के सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगा। सत्य सुंदर को हल्का सा नींद का नशा था, कोई उसका सिर सहला रहा है, ये उसे अच्छा लग रहा था। तभी अचानक फिर से वही काली बिल्ली सत्य सुंदर के ऊपर झपट्टा मारकर कूद पड़ी। सत्य सुंदर की घबराकर चीख निकल गई। चीख की आवाज़ सुनकर दीनू दौड़कर आया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, आप चीखे क्यों? सत्य सुंदर के मारे डर के होश उड़े हुए थे। उसने कहा,
किसी ने मुझ पर झपट्टा मारा। हाँ, काली बिल्ली होगी, मैंने अभी उसे बाहर जाते हुए देखा है। दीनू बोला। नहीं दीनू, उसके अलावा कमरे में कोई और भी था जो मेरे सिरहाने बैठकर मेरा सिर सहला रहा था। आखिर कौन हो सकता है? मैंने आपसे कहा था ना कि दरवाज़ा याद से बंद कर लीजिएगा, लेकिन शायद आप दरवाज़ा बंद करना भूल गए। दीनू बोला। और रही बात काली बिल्ली की, तो ये तो अक्सर आती रहती है। आप नई हैं ना, मुझे तो पहचानती है, मुझ पर कभी नहीं झपटी। ठीक है बाबूजी, अब आप सो जाओ, और हाँ, दरवाज़ा ध्यान से बंद कर लेना। सत्य सुंदर ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, बत्ती बंद की और बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन नींद आंखों से उचट चुकी थी। थोड़ी देर बाद सत्य सुंदर को फिर से वही पायल की रुनझुन सुनाई दी और वो बेसुध सा होने लगा। उसने दोनों हाथों से अपने दोनों कान बंद कर लिए, पर वो आवाज़ उसे फिर भी सुनाई दे रही थी। अब वो परेशान हो उठा। सत्य सुंदर पायल की झुनझुन की आवाज़ से फिर से सम्मोहित हो गया। वो बिस्तर से उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसे फिर से वो सफ़ेद लिबास वाली लड़की दिखी और वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो लड़की कभी पेड़ की ओट में छुप जाती तो कभी झाड़ियों में, और सत्य सुंदर उसे ढूंढकर फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता। वो फिर से उसे मोती महल के अंदर ले गई और कुएं के पास जाकर रुक गई। अब सत्य सुंदर से ना रहा गया और उसने उससे पूछ ही लिया। ए सुनो, आखिर तुम कौन हो जिसके पीछे मैं पागलों की तरह भागा चला जा रहा हूँ? वो अपनी जगह रुकी और बोली। तुमने कल भी यही सवाल किया था, क्या सच में तुमने मुझे नहीं पहचाना? उसने सत्य सुंदर से पूछा। नहीं पहचाना, सच में। अब बता भी दो कि तुम कौन हो, सत्य सुंदर ने परेशान होकर पूछा। मैं फाल्गुनी हूँ, उस लड़की ने जवाब दिया। कहाँ रहती हो इस जंगल में? सत्य सुंदर ने पूछा। तो फाल्गुनी ने जवाब दिया। मोती महल के पीछे जो बगीचा है ना, मैं उसी में रहती हूँ। मैं मोती महल के माली की बेटी हूँ, फाल्गुनी बोली। अच्छा, तो रात में यहाँ क्यों आती हो? दिन में नहीं आ सकती ना, फाल्गुनी ने जवाब दिया। आखिर ऐसा क्यों कि दिन में नहीं आ सकती? सत्य सुंदर ने पूछा। दिन में बहुत काम रहते हैं ना, इसलिए नहीं आ सकती। ऐसे ही फाल्गुनी और सत्य सुंदर के बीच बातें चलती रही। अब हर रात का सिलसिला हो गया। आधी रात को सत्य सुंदर फाल्गुनी से मिलने जाता और कुछ देर बातें करके अपने कमरे में लौट आता। वो फाल्गुनी को पसंद करने लगा था। एक रात फाल्गुनी सत्य सुंदर को मोती महल के भीतर ले गई। सत्य सुंदर को डर लग रहा था, क्योंकि उसने सुन रखा था मोती महल में चुड़ैल रहती है। उसने डर के मारे फाल्गुनी का हाथ पकड़ा तो फाल्गुनी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। सत्य सुंदर सोच में पड़ गया, पर बोला कुछ नहीं। फाल्गुनी सत्य सुंदर को मोती महल के कच्चे आंगन की ओर ले गई, जो बिल्कुल वीरान पड़ा था। सत्य सुंदर को समझ नहीं आ रहा था कि फाल्गुनी उसे यहाँ क्यों लाई है। अब उससे ना रहा गया और वो फाल्गुनी से पूछ ही बैठा। आखिर हम लोग यहाँ क्यों आए हैं फाल्गुनी? कैसी वीरानी जगह है ये? मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं हमारी इस जगह से, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई थी, लेकिन मालूम होता है कि तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, फाल्गुनी बोली। हाँ फाल्गुनी, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं, और शायद मैं अपने जीवन में इस गांव में पहली बार आया हूँ, सत्य सुंदर बोला। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और फिर फाल्गुनी सत्य सुंदर को मोती महल से बाहर वापस ले आई और बोली, अब तुम जाओ, रात बहुत हो गई है, मैं भी जाती हूँ। सत्य सुंदर ने कहा ठीक है, और वो अपने डाक बंगले में वापस चला आया और बिस्तर पर आकर लेटकर फाल्गुनी के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह अपनी दिनचर्या के अनुसार वो दफ्तर गया और पास के आदिवासियों के इलाके में पहुंचा। वहां अपनी ड्यूटी निभाकर शाम को जब चलने को हुआ तो दफ्तर के चपरासी से पूछा कि यहाँ पर टेलीफोन करने को कहाँ मिलेगा। चपरासी ने कहा, पास के ही गांव में वहाँ डाकघर के टेलीफोन हैं, आप वहाँ से टेलीफोन कर सकते हैं। शुक्रिया कहकर सत्य सुंदर वहाँ से चला गया और जाकर टेलीफोन बूथ पर अपने दोस्त मदन से बात करने लगा। और सत्य सुंदर ने मदन से कहा, कितना अच्छा होता जो तू मेरे पास होता, तुझे एक खास बात बतानी थी। ऐसी भी क्या बात है यार? तो हम वहीं आ जाते हैं, अपने यार के लिए तो जान भी हाजिर है, जल्दी से बता दे कि कैसे आना है। मदन ने कहा, तो ठीक है, आजा यार, मैं तेरा इंतजार करूँगा। कौन सी बस और ट्रेन पकड़नी है? सत्य सुंदर ने मदन को सब बता दिया कि कौन सी ट्रेन पकड़नी है। स्टेशन पहुंच जाना लिवानी, मदन बोला। तू आ तो जा यार, पहुंच जाऊंगा, सत्य सुंदर बोला। और कुछ देर बात करने के बाद सत्य सुंदर ने टेलीफोन रख दिया। खुशी खुशी शाम को डाक बंगले पहुंचा
तब तक दीनू चाय ले आया। चाय पीते पीते सत्य सुंदर किताब पढ़ने बैठ गया। रात में सत्य सुंदर फिर से फाल्गुनी से मिलने गया। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी गहरी नींद क्यों ना आ रही हो, सत्य सुंदर को वो रात को फाल्गुनी से मिलना नहीं भूलता था। दूसरे दिन सुबह सत्य सुंदर ने दीनू से कहा कि मेरे कमरे में एक और बिस्तर का इंतजाम करवा देना, रात को मेरा दोस्त आ रहा है। कुछ दिन ठहर कर जाएगा। जी बाबूजी, ठीक है, सब इंतजाम हो जाएगा, आप फिक्र न कीजिए। अगली सुबह सत्य सुंदर खाना खाकर दफ्तर के लिए निकल गया। शाम को लौटा, चाय पी और दीनू से बोला, जरा बाबा से कहकर आओ कि रात को तांगा तैयार रखें, मैं स्टेशन जाऊंगा अपने दोस्त को लेने। जी बाबूजी, बिस्तर का इंतजाम भी कर दूंगा और बाबा राम खिलावन से भी कह दूंगा, और हो सकता है शाम को मुझे लौटने में देर हो जाए तो आप बसंती से कहकर खाना लगवा लेना, वो परोस देगी। सत्य सुंदर ने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगा बसंती से। काफ़ी देर हो गई, दीनू नहीं लौटा। सत्य सुंदर को भूख लगाई थी। उसे रात को मदन को लेने भी जाना था, इसलिए जल्दी खाना खाकर वो थोड़ा आराम करना चाहता था। उसने सोचा कुछ देर और दीनू का इंतजार कर लेता हूँ, शायद वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं लौटा। तब मजबूर होकर सत्य सुंदर ने बसंती को आवाज़ दी। घूंघट ओढ़े, घाघरा ओढ़नी में बसंती आई और धीमे स्वर में पूछा, आपने बुलाया बाबू साहेब? हाँ, बुलाया था, न जाने दीनू कब तक आएगा, भूख लग रही है, तुम अब खाना परोस ही दो। सत्य सुंदर बोला, जी बाबू साहेब, जो हुक्म। और इतना कहकर बसंती चली गई और कुछ देर बाद थाली परोस कर ले आई। यहीं बरामदे में बैठकर खा लेता हूँ, तुम खाना स्टूल पर रख दो। सत्य सुंदर बोला, जी बाबू साहेब। इतना कहकर बसंती स्टूल पर खाना रखने लगी। खाना रखते समय बसंती झुकी और घूंघट से उसका चेहरा दिखा। सत्य सुंदर को ऐसा लगा कि वो फाल्गुनी है और उसके मुंह से भी धीरे से निकल गया, फाल्गुनी। फाल्गुनी नाम सुनकर बसंती हंस पड़ी और बोली, बाबू साहेब, मैं फाल्गुनी नहीं बसंती हूँ, आप भूल गए क्या मेरा नाम? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा नाम भूल गया कि तुम्हारा नाम बसंती है। सत्य सुंदर से खाना ठीक से न खाया गया। वो तो खाते समय यही सोचता रहा कि उसने साफ साफ देखा था कि घूंघट में बसंती नहीं फाल्गुनी थी। भला इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे हो सकता है? मैंने फाल्गुनी को नज़दीक से, बहुत नज़दीक से देखा है। सत्य सुंदर ने इसी उधेड़-बुन में खाना खत्म किया। बसंती ने सत्य सुंदर की झूठी थाली उठाई ही थी कि तभी दीनू आ गया। बाबूजी, राम खिलावन काका से कह दिया है, वो आपको लिवाने आ जाएंगे रेलगाड़ी के आने से पहले। दीनू बोला, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। सत्य सुंदर ने कहा, अच्छा, अब मैं आराम करने जाता हूँ, रात को जागना भी है। और यह कहकर सत्य सुंदर आराम करने चला गया। रात को रेलगाड़ी आने के पहले राम खिलावन डाक बंगले सत्य सुंदर को लिवाने गया। वो गेट खोलकर डाक बंगले में दाखिल हुआ और दीनू को आवाज़ लगाई। दीनू आंखें मलते हुए बाहर आया। राम खिलावन बहुत गुस्से में था क्योंकि कमरे का दरवाज़ा खुला था। राम खिलावन ने दीनू को डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है दीनू, तुम्हें यहाँ की रखवाली के लिए रखा गया है और देखो ये हाल है। बाबूजी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। अरे, दरवाज़ा तो बाबूजी ने खुद बंद किया था, मैंने देखा था। दीनू बोला, अच्छा चलो देखो चलकर, दरवाज़ा खुला है। और दोनों कमरे के पास आए, देखा तो सत्य सुंदर बिस्तर से गायब था। दीनू आश्चर्य से बोला, बाबूजी आखिर इतनी रात को कहाँ गए होंगे? मुझे पता है कहाँ गए होंगे, चलो टॉर्च लेकर मेरे साथ चलो, राम खिलावन बोला। और दोनों सत्य सुंदर को ढूंढने चल पड़े। राम खिलावन ने सत्य सुंदर को आवाज़ लगाई, बाबूजी कहाँ हैं आप? राम खिलावन की आवाज़ सुनकर फाल्गुनी बोली, लगता है कोई आ रहा है, मैं जाती हूँ। और इतना कहकर फाल्गुनी चली गई। राम खिलावन और दीनू ने देखा कि सत्य सुंदर कुएं के पास वाले टीले पर अकेला बैठा है। बाबूजी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है यहाँ आने से, फिर आप क्यों आए? अच्छा चलिए, आपके दोस्त को लेने स्टेशन जाना है, राम खिलावन बोला। अच्छा ठीक है, चलो, सत्य सुंदर बोला। और तीनों डाक बंगले की ओर चल पड़े। दीनू डाक बंगले के भीतर चला गया। राम खिलावन और सत्य सुंदर तांगे में बैठकर स्टेशन की ओर निकल गए। दोनों प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर रेलगाड़ी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी भी आ गई और मदन रेलगाड़ी से उतरा। उसके पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, सो कुली की ज़रूरत भी ना पड़ी। रेलवे स्टेशन पर काफी अंधेरा था, एक दो लैंप पोस्ट जल रहे थे। राम खिलावन ने जैसे ही मदन का चेहरा उजाले में देखा तो एकदम से बोल पड़ा, गजेंद्र, गजेंद्र प्रताप सिंह, ये क्या बाबा, उस दिन मुझे देखकर कह रहे थे रणजीत सिंह,
और आज मदन को देखकर कह रहे हो गजेंद्र प्रताप सिंह, आखिर ये माजरा क्या है? सत्य सुंदर ने पूछा। कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया, राम खिलावन बोला। अच्छा ठीक है, चलिए तांगे में बैठते हैं, सत्य सुंदर ने कहा। तीनों तांगे में बैठे। तांगा स्टेशन से काफी दूरी तय कर चुका था। रात का अंधेरा और सुनसान जंगल। फिर से वही लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी। राम खिलावन बोला, इस पर ध्यान मत दीजिए। तांगा अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। रोशनी थी तो बस तांगे में लटकी लालटेन की। तभी अचानक एक सफेद लंबा हाथ आया। राम खिलावन के तांगे के आगे से होते हुए उस हाथ ने मदन की गर्दन पकड़कर तांगे से नीचे पटक दिया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही हाथ राख बनकर हवा के साथ उड़ गया। मदन को जमीन पर गिरा हुआ देखकर राम खिलावन और सत्य सुंदर तांगे से उतरे और भागकर मदन के करीब जाकर उसे उठाया। मदन से अकेले उठा नहीं जा रहा था। उसकी कमर में कुछ ज्यादा ही चोट आई थी। तीनों तांगे में बैठे और डाक बंगले की ओर चल दिए। डाक बंगले पहुंचकर सत्य सुंदर और राम खिलावन ने मदन को तांगे से नीचे उतारा और ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर राम खिलावन दीनू से बोला, दीनू बसंती बिटिया से तेल गरम करवा कर ले आओ, 2 लहसुन की कलियां भी डलवा देना। बाबूजी की कमर में दर्द है, सो मालिश करनी है। थोड़ी देर बाद दीनू गरम तेल लेकर आता है और मदन की कमर की मालिश करता है। मदन अभी भी दर्द से करहा रहा था और दीनू मदन की मालिश कर रहा था। दीनू ने राम खिलावन से पूछा, काका चोट कैसे लगी बाबूजी को? तो राम खिलावन ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही लग गई, तू मालिश पर ध्यान दे। दीनू फिर से मालिश करने लग गया। थोड़ी देर बाद मदन बोला, अब ठीक लग रहा है। तभी सत्य सुंदर ने राम खिलावन से पूछा, बाबा तुम बता सकते हो आखिर वो क्या था? वहम तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस हाथ को हम दोनों ने ही देखा था। बस बाबूजी इतना ही कह सकता हूँ कि गांव वाले जो कहते हैं सच ही कहते हैं। इस इलाके में भूत रहते हैं, राम खिलावन बोला। राम खिलावन ने बात पलटने के लिए दीनू से कहा कि जाओ चाय ले आओ, और दीनू चाय लेने चला गया। थोड़ी देर बाद दीनू चाय लेकर आया और सबने चाय पी। मदन बोला, अब मैं सोऊंगा यार, बहुत नींद आ रही है, थक गया हूँ। राम खिलावन बोला, ठीक है बाबूजी, आप लोग आराम करो, मैं जाता हूँ। सुबह आऊँगा हाल चाल पूछने, और साथ में एक जड़ी बूटी भी लेकर आऊँगा। उसे पानी में घोलकर पीने से आपका सारा दर्द यूं गायब हो जाएगा। ठीक है बाबा, सुबह मिलते हैं, सत्य सुंदर बोला। दरवाजा ठीक से बंद कर लीजिए। और इतना कहकर राम खिलावन चला गया। सत्य सुंदर उठा और दरवाजा बंद किया। दोनों ने थोड़ी देर बात की और फिर दोनों सो गए। सुबह करीब 9 बजे राम खिलावन डाक बंगले का गेट खोलकर भीतर दाखिल हुआ। दीनू बाहर ही था। दीनू को आवाज लगाकर राम खिलावन ने कहा, देखो ये जड़ी बूटी लाया हूँ बाबूजी के लिए। बसंती बिटिया से कहना पानी में उबाल कर दिन में 2 बार उनको दे दे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है काका, दे दूंगा, दीनू ने कहा। राम खिलावन ने उसके बाद पूछा, क्या बाबूजी जग गए? पता नहीं काका, भीतर जाकर देखना पड़ेगा। राम खिलावन वहां से जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं और सत्य सुंदर को जगा देते हैं। सबने मिलकर चाय पी और सत्य सुंदर तैयार होने के लिए चले गए। तैयार होकर सत्य सुंदर ने मदन से कहा, मैं तो दफ्तर जाऊंगा, तू यहीं आराम करना। नहीं यार, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ, यहाँ अकेले क्या करूँगा? मदन बोला। तुझे चोट लगी है, तू यहीं आराम कर, सत्य सुंदर ने कहा। नहीं, मैं भी साथ चलूँगा। तब सत्य सुंदर बोले, ठीक है, तो जल्दी तैयार हो जाओ। फटाफट तैयार हो और खाना खाकर दोनों दफ्तर के लिए निकल गए। सत्य सुंदर ने जंगल में मदन को कई तरह के पेड़ दिखाए जो कि मदन ने शहर में कभी नहीं देखे थे। मदन का दर्द भी अभी ठीक था। लगता था कि राम खिलावन की जड़ी बूटी से आराम लग गया है। दोनों दिन भर जंगल में घूमे, तरह तरह के फल खाए, झरने का पानी पिया, तरह तरह के पंछी भी देखे। मदन को वो जगह भा गई। उसने सत्य सुंदर से कहा, यार कितनी सुंदर जगह रह रहा है तू। मेरा तो यहाँ एक दिन में ही मन लग गया। कितनी शांति है यहाँ, ताजी हवा, साफ वातावरण। सच में मैंने इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया, मदन बोला। इसलिए तो बुलाया था तुझे यहाँ, सत्य सुंदर ने कहा। लेकिन तू तो कह रहा था कि कोई ज़रूरी बात बतानी है, मदन ने कहा। हाँ बतानी तो है, तो बोलना, क्या बात है? वो क्या है ना यार, कैसे बताऊं, सत्य सुंदर शर्माते हुए बोला। यार तू तो लड़कियों से भी गया गुजरा है, ऐसे शर्मा रहा है जैसे माँ बनने वाला हो, मदन ने गुस्से से कहा। वो क्या है ना यार, मुझे मोहब्बत हो गई है, सत्य सुंदर ने लज्जाते हुए कहा। गजब यार, तूने तो किला फतेह कर लिया। कौन है वो, जरा हम भी तो सुने,
मदन ने चुटकी लेते हुए कहा। उसका नाम फाल्गुनी है। सत्य सुंदर ने धीरे से कहा। तो चल मिलने चलते हैं, मैं भी तो देखूं कि भाभी कैसी दिखती है। मदन बोला। अभी नहीं, रात में ले चलूंगा, वो मुझसे मिलने रात को ही आती है। सत्य सुंदर ने कहा। अजीब बात है, रात को आती है, ऐसा क्यों? दिन में उसे बहुत काम होते हैं ना। तो ठीक है भाई, रात को मिलवा देना, मदन ने कहा। ठीक है, आधी रात को तैयार रहना। रात को दोनों खाना खाकर कुछ देर इधर उधर की बातें करके सो गए। करीब 12 बजे के बाद सत्य सुंदर ने मदन को जगाया और बोला, चलो तुम्हें उससे मिलवा कर लाता हूँ। और दोनों ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। गेट के पास पहुंचे। सत्य सुंदर बोला, गेट मत खोलो, नहीं तो दीनू गेट खुलने की आवाज़ सुनकर जाग जाएगा और हजारों तरह के सवाल पूछेगा। वैसे भी बाबा ने रात को वहाँ जाने से मना किया है। मदन बोला, ठीक है, तो फिर गेट फांद कर चलते हैं। दोनों गेट फांद कर फाल्गुनी से मिलने के लिए चल दिए। दोनों मोती महल पहुंचे और वहां कुएं के पास वाले टीले पर बैठकर फाल्गुनी का इंतजार करने लगे। कुआं पीछे था और वो लोग आगे की तरफ बैठे थे। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी फाल्गुनी नहीं आई। तभी अचानक से कुएं से एक लंबा हाथ निकला और उसने फिर से मदन की गर्दन दबोच ली। जब तक सत्य सुंदर कुछ करता तब तक वो हाथ मदन को कुएं की तरफ घसीटते हुए लिए चला जा रहा था। सत्य सुंदर यह देखकर मदन के पीछे पीछे भागा और मदन का पैर पकड़ लिया। मदन के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि उसका गला दबा हुआ था और वो जोर जोर से हाथ हिलाकर मदद मांग रहा था। अब सत्य सुंदर को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था मदन को बचाने का। अब उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। हनुमान चालीसा सुनकर हाथ कुएं में समा गया। जैसे तैसे मदन की जान बची और दोनों डर के मारे कांपने लगे। भाई, ये सब तेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सत्य सुंदर ने कहा। ना जाने क्यों, मुझे भी नहीं पता। ऐसा करते हैं, तू फाल्गुनी से बाद में मिल लेना, अभी यहाँ से चलते हैं। हाँ यार चल, और मैं सोच रहा हूँ कि कल रात की रेलगाड़ी से वापिस चला जाऊं। मदन बोला। हाँ यार, मैं ये कहने वाला था, तेरी जान को बार बार खतरे में नहीं डाल सकता मैं। फिर वे दोनों बात करते हुए डाक बंगले में आ गए। दोनों थोड़ी देर तक बात करते रहे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था और नींद नहीं आ रही थी। बातों ही बातों में यह तय हो चुका था कि दूसरे दिन मदन अपने शहर के लिए निकल जाएगा। काफ़ी देर के बाद दोनों को नींद आई। सुबह हुई। सत्य सुंदर ने दीनू से कहा, बाबा से कहना रात को तांगा लेकर आ जाएं। मदन रात की गाड़ी से वापस जाएगा। इतनी जल्दी? आपने तो कहा था कुछ दिन ठहर कर जाएंगे। हाँ, उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ठीक है, तो दोपहर को काका को संदेश पहुंचाऊंगा, दीनू ने कहा। उस दिन मदन सत्य सुंदर के साथ दफ्तर न गया। वो दिन भर कमरे में रहा और शाम को सत्य सुंदर के लौटने के बाद अपने घर जाने की तैयारी में लग गया। रेलगाड़ी का समय 12 बजे के बाद था। सो सत्य सुंदर बोला, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बाबा तो सही वक्त पर आ ही जाएंगे। और दोनों आराम करने लगे। करीब 12 बजने से पहले राम खिलावन तांगा लेकर आ पहुंचा। गेट खोलकर डाक बंगले में आया और बोला, चलिए बाबूजी। उनकी आवाज़ सुनकर तब तक वहां दीनू भी आ गया था। दीनू ने सूटकेस उठाया और तांगे की ओर जाने लगा। मदन भी गेट की ओर बढ़ चला और तभी अचानक डाक बंगले के पास लगे पेड़ से कोई धम से कूदा, जो कि किसी लड़की की आत्मा थी। लंबे बाल, खुले हुए बिना पुतली की आंखें और गला हुआ सफेद शरीर। उसने हाथ बढ़ाकर मदन की गर्दन दबोची और चीख कर कहने लगी, गजेंद्र प्रताप, तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर रहूंगी। और धीरे धीरे उसके हाथ की पकड़ मदन की गर्दन पर मजबूत होने लगी। ये नज़ारा देखकर सब सन्न रह गए। सत्य सुंदर ने उस आत्मा से बोला, छोड़ दो इसे, क्यों इसके पीछे पड़ी हो? आखिर तुम हो कौन? मैं कमल नयनी हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बड़े दिनों बाद हाथ लगा है तो आज मैं इससे अपना बदला लेकर रहूंगी। लेकिन इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सत्य सुंदर ने पूछा। तभी बसंती ने बहुत समझदारी से काम लिया और उसके पास गंगा जल से भरा कलश था। जल्दबाजी में उसे बस यही सूझा और उसने गंगा जल भरा कलश लाकर पीछे से कमल नैनी पर उलेट दिया। गंगा जल पड़ते ही कमल नैनी गायब हो गई। मदन को जैसे तैसे फिर सबने संभाला। सत्य सुंदर ने राम खिलावन से पूछा, बाबा आखिर ये माजरा क्या है? आज तो आपको सब कुछ खुलकर बताना होगा कि कमल नैनी कौन है और यह केवल मदन के ही पीछे क्यों पड़ी है। हाँ बाबूजी, इस रहस्य से आज पर्दा उठ ही जाना चाहिए।
मैं आज आपको मोती महल और उस भयानक रात की सच्चाई बताता हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और राम खिलावन ने कहानी शुरू की। तो दोस्तों, आज की कहानी मोती महल का दूसरे भाग का यहीं पर समापन होता है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको भाग 3 का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द आपके लिए मोती महल का तीसरा भाग लेकर आऊँगी। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।